आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। आज की बात जापान पे करूंगा। जापान आज दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल इकोनॉमी बन गया है। मैं इसके थोड़े हिस्ट्री से आपको आराम आराम से आज लेके जाऊंगा। 400-500 साल की अगर इसकी पीछे की बात करें तो सामुराइज को छोड़ के आगे निकले तो 200 साल पीछे के बड़े इंपॉर्टेंट थे, जो शोगुन एरा था। लगभग 1650 से 1850 तक ये 200 साल जापान पूरी तरह आइसोलेटेड था। यहां पे अलग अलग फ्यूडल लॉर्ड हुआ करते थे। फ्यूडल लॉर्ड क्या होते हैं? वो जागीरदार और जमींदार नहीं होते। ऐसा छोटा छोटा पूरा जापान डिवाइडेड था। तो जापान में कोई एक लीगल सिस्टम नहीं था, कोई एक फॉरेन पॉलिसी नहीं थी, कोई क्रॉस बॉर्डर ट्रेड करने के अरेंजमेंट्स नहीं थे, अंदर इनकी डेमोक्रेसी नहीं थी, कोई एक बड़ा प्रधानमंत्री नहीं था, एक कॉमन लीडर नहीं था, जिसके कारण जापान बटा हुआ था, आपस में अंदर और पूरी दुनिया से भी अलग थलग पड़ गया। शोगुन एरा को खत्म किया गया, आपस की जनता ने वहां उखाड़ के फेंका। तब उसके बाद आया इनका मेजी एरा। ये 40 बड़े पीसफुल साल रहे इनके। मेजी एरा में आते ही सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया? वहां के फ्यूडल लॉर्ड्स को खत्म किया। जो इनके जागीरदार जमींदार थे, जिन्होंने पूरे देश को डिवाइड किया हुआ था टुकड़ों टुकड़ों के अंदर, उनको खत्म करके एक कॉमन एस्टैब्लिशमेंट लाके जापान में बिल्ड करी। क्या किया? पहले तो इलेक्टेड पार्लियामेंट लेकर के आए, डेमोक्रेसी खड़ी करी, एक ऐसी गवर्नमेंट तैयार करी जिसने कॉमन टैक्स सिस्टम बना लिए। क्योंकि पहले जागीरदार जमींदार पूरे जापान में अपने अपने हिसाब से टैक्स लेते थे, कोई अनाज ले लेता था, कोई चावल ले लेता था। इन्होंने उसको एक्चुअल कॉमन सिस्टम बिल्ड किया। उसके बाद इन्होंने सड़कें बिल्ड करनी शुरू करी, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स लाने शुरू किए, एजुकेशन पे बहुत पैसा लगाया, एक कॉमन आर्मी तैयार करी। पहले सबकी अपनी अपनी आर्मी थी, मिलिट्री लीडर्स लीड किया करते थे, अब एक आर्मी कॉमन पूरे देश की हो गई। अपने फॉरेन ट्रेड को मजबूत किया, लीगल सिस्टम्स को इतना स्ट्रांग बनाया कि अब दुनिया भर इनके साथ बिजनेस करने को तैयार हो गई। अब खास तौर से उन्होंने अपने मॉरल एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया। एक एक बच्चे को सिखा दिया कि देश के लिए काम करना है। मॉरल कैरेक्टर और इंटेग्रिटी जापानियों में सबसे ज्यादा है साहब। यहां पे इन्होंने अपने को इतना मजबूत कर लिया कि 1905 आते आते दुनिया की सबसे बड़ी पावर उस समय थी रशिया, इन्होंने रशिया को जाके हरा दिया। अब क्या है, इनके पास ना अपने देश के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे। जैसे स्टील चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए, और कुछ चाहिए, सोना चाहिए, बहुत आइटम, कोल वोल, कितना कुछ चाहिए रहता है, खदाने खाने इनके पास है नहीं। तो इन्होंने जाके दूसरे देशों में अटैक करना शुरू कर दिया। इनके कॉलोनियल एम्बिशंस बड़े हो गए। तो जापान अपने छोटे से देश से बाहर निकला, अपनी आर्मी लेके, अभी इसको जीत लें उसको जीत लें। वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ने लगे। वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ते लड़ते थोड़ी काफी तकलीफें इनको आई। खड़े हुए वर्ल्ड वॉर 2 में पर्ल हार्बर पे अटैक किया। वो जो 1941 में इन्होंने जाके अमेरिका पे अटैक कर दिया ना, वो बड़ा गलत हुआ, क्योंकि जिसने ट्रिगर किया बाद में अमेरिकन को हिरोशिमा नागासाकी पे फेंकने के लिए। अमेरिका उस समय अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था पूरी दुनिया में। अमेरिका उस समय इंटरनेशनली अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता था, और तब उसको मौका मिला वहां पे जाकर। उसने देखा कि जापान पे जाकर के फोड़ दो, और वहीं पे उस समय, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर उस समय अकेले ही देशों में था न्यूक्लियर पावर, वहां से एक्चुअली जापान की बहुत बुरी हालत हुई। एक फेंका, उसके बाद दूसरा और फेंका। ये अगस्त में आते आते सेकेंड वीक तक जापान ने पूरी तरह अमेरिका को सरेंडर कर दिया था। उन दिनों बोला कि भैया देखो, अनकंडीशनल सरेंडर है, तुम जो चाहो हमसे करा लो। क्योंकि अमेरिका ने इतना बुरा हाल किया, तो अमेरिका वापस आया इनके पास, आके ट्रीटी साइन कर लिया। देखो, हम तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन तुम क्या करो, इस समय अपनी आर्मी बिल्ड नहीं करोगे। एक ऐसा ट्रीटी आर्टिकल 9 इनके साथ साइन कराया कि तुम अब आर्मी तैयार नहीं, आर्मी पे इन्वेस्ट नहीं करोगे, हम तुमको सुरक्षा देंगे। जब कहीं इंटरनेशनल झगड़ा होगा, हम तुम पे पैसा लगाएंगे, हम तुम्हारे साथ में तुम्हें आर्मी, एम्यूनेशन, सारा सपोर्ट क्रिएट करके देंगे। जापान ने बोला ठीक है जी, नहीं करते। तब तक इनकी आर्मी लीडरशिप, इनकी मिलिट्री लीडरशिप बहुत स्ट्रांग थी, क्योंकि इनके वो जो कॉलोनियल एम्बिशन थे ना, मैं हर देश को जीतता जाऊं। जापान में डीमिलिटराइजेशन पूरी तरह एस्टैब्लिश हो गया, अब मिलिट्री पे पैसा लगाना नहीं। तो जो सबसे बुद्धिमान लोग थे, उनको जापानी सरकार ने बोला कि तुम जो है बिजनेस पे फोकस करो। उधर उस समय एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी बनाया। जो लोग स्ट्रांगली मेंटल हो रहे थे, वो मेंटली स्ट्रांग हो गए। जिनका होपलेस एंड था, एंडलेस होप बिल्ड कर दिया। हिरोशिमा नागासाकी में नुकसान इतना हुआ कि आज तक लोग अंधे, लंगड़े, गूंगे पैदा होते रहे हैं वहां पे। क्षमा चाहता हूं, कठोर शब्द मैं जानता हूं, लेकिन इतनी तकलीफें रही, उसके कारण ये लोग रुके नहीं वहां पे। अपने देशवासियों को बताते थे कि तुम सब एशियन से ज्यादा पावरफुल हो, तुम सब गोरों को भी हरा सकते हो, उखाड़ सकते हो। लोगों को वापस खड़ा किया। अच्छा, उस समय पे इसूजू, निसान और टोयोटा, ये सारी वो जापानीज गाड़ियां बनाने वाली कंपनी थी जो मिलिट्री को अपने प्रोडक्ट्स दिया करती थी, सप्लाई किया करती थी। सोनी उस समय तक वो दूरबीन बनाती थी, उसने कैमरा बनाने शुरू कर दिए। ये जो मिलिट्री को ट्रक और बड़ी गाड़ियां दिया करते थे, उन्होंने कमर्शियल गाड़ियां और पैसेंजर गाड़ियां बनानी शुरू कर दी। और वही बुद्धिमान लोग
जो आर्मी में थे और जो कर्मठ और मेहनती डिसिप्लिन लोग थे, वो सब के सब अब बिजनेस में आ गए। वो सब दुनिया की सबसे प्रोडक्टिव लेबर आई क्यों? क्योंकि वो आर्मी से आई थी। दुनिया के सबसे ज्यादा एफिशिएंट लेबर कैसे मिली जापान को? क्योंकि वो जापान की आर्मी से निकल के आई थी। और ये लोगों ने अब उस पूरे के पूरे फोकस को बिजनेस के अंदर डाल दिया। आप और मैं आसानी से इस वीडियो को देख रहे हैं, पर यह आसान नहीं है। 20 साल के अंदर टोक्यो ओलंपिक्स, आज भारत को स्वतंत्र हुए लगभग 72 साल हो गए। आज तक ओलंपिक्स का सपना नहीं हुआ। एक एशियन गेम्स, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स, CWG के घोटाले सब जानते हैं। लेकिन जापानी लोग इतना तेज बाउंस बैक करते हैं, यही बुद्धि चकरा जाती है इस बात को समझने पे। इनके देश में ना रिस्क एवर्स हैं ये लोग। रिस्क एवर्स का मतलब क्या हुआ? किसी भी आदमी से मिलो, कहता गलती नहीं करनी, रिस्क नहीं लेंगे किसी भी चीज में। क्यों नहीं करनी है गलती? क्योंकि बार बार तूफान आता है। कभी इनके यहां पे सुनामी आ जाएगा, कभी अर्थक्वेक आ जाएंगे। ऐसे ऐसे अर्थक्वेक ये झेलते हैं कि इनका जो छोटा मोटा अर्थक्वेक इंडिया में आ गया तो यहां तो कहीं बिल्डिंग खत्म हो जाएंगी। ये आपदा विपदा से निपटने के लिए अपने आप को बड़ा मजबूत बनाया है। गलती नहीं करनी, गलती नहीं करनी, गलती। क्वालिटी मूवमेंट चालू कर दिए दुनिया में। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्वालिटी सर्कल सारे जापान ने दिए। गलती नहीं करनी, गलती नहीं, परफेक्शन की आदत है। 9.9 आउट ऑफ 10 का मतलब है इनके लिए 0 आउट ऑफ 10। मेरी बात समझ रहे हैं? पार्ट पर मिलियन, एक एक मिलियन प्रोडक्ट बनाएंगे अपनी असेंबली लाइन में, मैन्युफैक्चरिंग में। गलती नहीं करनी, गलती नहीं करनी। क्वालिटी सर्कल इनके दिमाग में घुस गया, अब कोई गलती नहीं करनी। वो गलती ना करने के चक्कर में ये परफेक्शन के नजदीक आ गए। क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, पूरी दुनिया में जापान का नाम हो गया। दुनिया में सबसे पहले काइजन जापान तो लेकर के आया। 6 सिग्मा, काइजन, 5S, पोकायोके, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग के टूल टोयोटा से चालू हुए। गलती नहीं करनी, ये परफेक्शन की इनको आदत पड़ गई है। कल का रिकॉर्ड आज तोड़ दूंगा। मेरा वीडियो देखा था आपने? आज तक इतना अच्छा किया, उससे अब अच्छा करके दिखाएंगे। कल का रिकॉर्ड, मैं इतनी दूर आया हूं यहां रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। अमेरिकन प्रोडक्ट से प्रेम करते, लेकिन यूज जापानीज प्रोडक्ट करते थे। चाइनीज प्रोडक्ट दुनिया में बेचते हैं, लेकिन यूज जापानीज प्रोडक्ट करते हैं। जर्मन अपने प्रोडक्ट पर नाज करते हैं, लेकिन यूज जापानीज प्रोडक्ट करते हैं। क्योंकि जापानीज प्रोडक्ट में गलती ना होने के कारण ये जो पार्ट्स पर मिलियन तक पहुंचना, ये इनकी कमिटमेंट दिमाग में घुस गया है। परफेक्शन। आपके मन में जरूर आता होगा कि ये बाउंस बैक इतनी तेज किया कैसे? देखिए, ये ना आप थोड़ा समझिए। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद जापान को एक्सपीरियंस बहुत हो गया था। ये ग्लोबल मार्केट को अब समझने लगा था। वो एक नया एरा चल रहा था उस समय, कोल्ड वॉर का। और किसका कोल्ड वॉर था? कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्री का। अमेरिका कैपिटलिस्ट पूंजीवादी देश था, और ये कम्युनिस्ट जो दूसरे समाजवादी टाइप जितने देश होते हैं। उस समय रशिया बहुत तेज था। सेंट्रल एशिया से लेके रशिया और उसके बाद चाइना, इधर नॉर्थ कोरिया, पूरी बेल्ट रशिया ने अपने साथ जोड़ रखी थी। और इधर इसको मालूम था कि कैपिटलिस्ट कंट्री के पास एक बहुत बड़ा मार्केट है जहां पे एक्सपैंड किया था। जापान ने वही अमेरिका का साथ देना ठीक समझा। जापान ने देखा, आई विल गेट अ प्रेफरेंशियल एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। मेरी बात समझिए, कम ऑन, क्या प्रेफरेंशियल एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट? यूएस उसके अंदर उस समय पूरी दुनिया में अपने वर्ल्ड लीडर की दावेदारी ठोक चुका था। यूएस बहुत आगे आ चुका था। जापान ने वही दोस्ती निभाई। क्यों? उसको जानता है, अच्छे से जानता है कि यूएस इस समय किसी को तो दोस्त बनाएगा ना इस दिशा में। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया की तरफ कोई दोस्त नहीं था यूएस का। और यूएस को मालूम था, अगर मेरे को अपनी आर्मी बेस टिकानी है यहां पे, तो उस पूरे इलाके में केवल जापान है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी अलग हो गया है, और साउथ कोरिया और जापान को अगर मैं अपने साथ ले लूं, तो जापान ने उस मौके का फायदा उठाया और यूएस से सारी ग्लोबल मार्केट को कवर करने के लिए, क्योंकि ये छोटा सा देश है ना, अपने देश में कितना माल बेचेंगे, इनको एक्सपोर्ट के लिए ग्लोबल मार्केट चाहिए थी। ग्लोबल मार्केट सबसे पहले कौन एक्सेस दिलाएगा? अमेरिका। तभी इन्होंने अपने देशवासियों को समझाया, सेविंग करो, सेविंग का कल्चर बिल्ड करो। इनके देशवासियों ने बहुत पैसा सेव करना शुरू कर दिया। पैसा बैंक में जाता था, बैंक ने क्या किया, उस पैसे को यूज किया सस्ते इंटरेस्ट रेट पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्ड करने के लिए। कई कॉर्पोरेट हब्स और इंडस्ट्रीज चालू हो गई, जिसके कारण सस्ते में लोन मिलना शुरू हुआ। अब सारी इंडस्ट्री फैक्ट्रियां लगने लगी, कॉर्पोरेट हब्स बनने लगे, तो नौकरियां मिलने लगी। अब नौकरियां मिलने लगी तो नेचुरली पूरी की पूरी इकोनॉमी ग्रो करने लगी। तो ये बेसिक टिपिंग पॉइंट इंप्रूव करते थे। यही कारण था कि 64 में ये पहली नॉन व्हाइट कंट्री थी। केवल गोरे लोग तब तक ओलंपिक्स लीड किया करते थे। पहली नॉन व्हाइट कंट्री बहुत तेज कैसे आगे आई? 9 दिन पहले ही बुलेट ट्रेन बना दी। उस समय बता रहे हैं 1964 में अपने इंडिया में। आज बुलेट ट्रेन बनाओ तो लोग कहेंगे पैसे बेकार कर रहा है, ये गरीब को खाना खिला देता। यहां तो बुलेट ट्रेन कोई बना नहीं देता। उस समय 1964 में उन्होंने बुलेट ट्रेन बना दी थी। अपने कमर्शियल पैसेंजर जेट बना दिए थे, जिसमें खिलाड़ियों को प्राइवेट पैसेंजर जेट के अंदर उनकी आवाजाही कराते थे। इन लोगों ने ना शुरू से ही
तेज आगे बढ़ने के लिए मोरालिटी, कैरेक्टर, एथिक्स, वैल्यूज, इंटेग्रिटी, इस पे बहुत काम कराया। इतने पंक्चुअल होते हैं ना जापानीज लोग, उनके लिए 1 सेकंड लेट होना जीने मरने जैसी बात हो जाती है। ऑन एन एवरेज एक ट्रेन जापान के अंदर, सुनिएगा आपसे बता रहा हूं, 6.5 सेकंड साल में लेट होती है मैक्सिमम। अगर कोई ट्रेन 10-12 सेकंड लेट हो जाए तो वो ट्रेन डिले का सर्टिफिकेट लाके आपको पकड़ा देगा। हाँ जी, हमारे कारण आप आज लेट हुए हैं। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं और 10 सेकंड लेट पहुंचे तो अपने बॉस को बता दीजिएगा गलती आपकी नहीं थी, ये ट्रेन के ड्राइवर की थी, उसने ट्रेन 10 सेकंड लेट कर दी और यहाँ 10-10 घंटा के बाद भी भोंपू बजता रहता है। यात्रीगण, असुविधा के लिए खेद है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। मोरालिटीज और सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इनके खून में डाल दिया है, पूरे समाज के खून में डाल दिया है, स्कूल से पढ़ा पढ़ा के डाल दिया। डिसिप्लिन 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 डिसिप्लिन, भयंकर डिसिप्लिन लोग हैं। 2011 में जो सुनामी आई थी ना, वहां पे अर्थक्वेक सुनामी, उस समय इतने बड़े डिजास्टर, इतने भयंकर डिजास्टर के अंदर भी वहां पे कोई लूटपाट की वारदात नहीं हुई। किसी ने कोशिश नहीं करी किसी का पैसा खाना कुछ लूट लें। वहां भी लोग पूरे डिसिप्लिन में रहते थे। उनके लिए कंट्री फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, बड़े नेशनलिस्ट टाइप लोग हैं। खाना जब बट रहा होता है ना, लोग लाइन तोड़ के आगे जाने की कोशिश करते हैं। इनको 2 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, 6 घंटा लगे, 8 घंटा लगे, लाइन में रहेंगे। औरत भी ये चुपचाप लाइन में लग जाएगी, प्रेग्नेंट औरत भी लाइन में लग जाएगी, भले ही मैनेजमेंट के लोग उसको आगे ले आए, लेकिन डिसिप्लिन वो भी फॉलो करती है आकर के। रेड लाइट जंप नहीं करते ये, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर रेड लाइट रात को 2 बजे भी है, वो एक फेमस किस्सा, इंडियन और जापानीज लोग दोनों गाड़ी में जा रहे थे, रात के 2 बज रहे, सुनसान है रेड लाइट पे, कोई भी नहीं है वहां आसपास। उसने, इंडियन ने बोला, अरे चलना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन देख रहा है, अब तो कोई है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, तो चलना चाहिए। वो बोला, नहीं यार, दूर की बिल्डिंग से अगर कोई बच्चे ने भी मुझको देख लिया तो उसके मन में ये आ जाएगा रेड लाइट जंप करना गलत बात नहीं है। व्हाई शुड आई सेट अ रॉन्ग एग्जांपल फॉर हिम। ये लोग के लिए एक एक सेकंड बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं एक बार आपको अपना पर्सनल किस्सा सुनाता हूं। मैंने कहीं जापानीज कंपनीज के लिए काम किया है। मैं एक बार एक जापानी से मिलने के लिए जब गया, उसने 9 बजे का टाइम दिया, मैं 9:01 पे पहुंचा। 1 मिनट लेट था मैं, लेकिन मुझको मालूम था टाइम से पहुंचना जरूरी है। वो आदमी मुझे बोला, डॉक्टर बिंद्रा आप लेट हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर अगली बार आप लेट हो तो आप ना मुझे बताएं कि आप लेट हो गए, कोई और मुझको फ़ोन करके बताए डॉक्टर बिंद्रा इस दुनिया में नहीं रहे। मैं कहा क्या? मैं कहा इसका मतलब इंडिया में समझते हो, इसका मतलब है कि आपकी डेथ हो गई है। बोला इसका जापान में भी यही मतलब है कि आपकी डेथ हो गई है। उस दिन से जिस दिन आप लेट हुए, आपके नाम के आगे परमानेंट लग जाएगा लेट श्री विवेक बिंद्रा, और तब वो लेट परमानेंट आपसे जिंदगी भर के लिए जुड़ जाएगा, लेट श्री विवेक बिंद्रा। बोल इनके लिए ना 1-1 मिनट, मैं उस दिन इतना घबरा गया उसकी बात सुन के, 1-1 मिनट को लेकर इतने फिनिकी है टाइम को लेकर के। यही कारण है कि लोग उन पे विश्वास कर पाते हैं। जानते हैं लोग विश्वास क्यों नहीं करते? क्योंकि लोग विश्वास तोड़ते हैं। जापानी आदमी एक बार मुंह से वचन दे दे, इसका मतलब उसके लिए जीने मरने की बात हो गई। फास्टेस्ट वे, गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूं, फास्टेस्ट वे टू रीस्टोर योर ब्रोकन ट्रस्ट इज टू ऑनर योर कमिटमेंट। अगर किसी ने आपका विश्वास टूट गया ना, अगली बार अपने वचन को पूरा करना शुरू कर दो। जब आप बार बार वचन पूरा करेंगे, लोग आप पे विश्वास करना शुरू कर देंगे। इसीलिए जापान में बनी टोयोटा इनोवा पे हर आदमी विश्वास करता है। क्यों? रिलायबिलिटी है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इतने डिफेक्ट्स कम कर दिए, असेंबली लाइन पे इतने डिफेक्ट्स कम कर दिए। ये ढूंढते हैं इस डिफेक्ट का कारण क्या है। ये डिफेक्ट नहीं खत्म करते, डिफेक्ट का कारण खत्म करते हैं। और अगर डिफेक्ट का कारण समझ में नहीं आ रहा तो डिफेक्ट के कारण के पीछे का जो कारण है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस कारण को किस कारण ने कारण बनाया। ये डिफेक्ट आया, इस डिफेक्ट के पीछे ये कारण, और इस कारण को कारण बनाने वाला ये कारण। जब इस कारण को ठीक करेंगे तो ये कारण अपने आप आएगा ही नहीं। सर्व कारण कारणम, ये डिफेक्ट की तह तक पहुंच के उसे खत्म करते हैं। उसको बोलते हैं टीपीएम, उसको बोलते हैं टीक्यूएम, उसको बोलते हैं क्वालिटी सर्कल। मैं काफी देर से बता रहा हूं, इन्होंने ना इसीलिए पीडीसीए चालू किया, प्लान डू चेक एक्ट। क्या करते हैं, पहले प्लान करते हैं भाई कहां से डिफेक्ट आ रहा है, उसके बाद उसको छोटे छोटे डू, प्लान डू चेक एक्ट, पीडीसीए, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, फिर वापस चेक करेंगे, फिर उस पर एक्ट करेंगे। साइकिल बना दिया इन्होंने क्वालिटी इंप्रूव करने के। जब मैं पहले कॉर्पोरेट के साथ काम किया करता था, इतनी जापानीज कंपनी के साथ मैंने काम किया, मैंने देखा जापानी लोग जो है ना, उनके अंदर बड़ी डीप इंटेंस लिसनिंग एबिलिटी होती है। जब इनके यहाँ ग्रुप मीटिंग्स होती हैं, टीम मीटिंग्स होती हैं, रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, इंडिया में तो जब मीटिंग होती है हर आदमी चिल्ला रहा है, हर आदमी इकट्ठे बात कर रहा है, 2 आदमी 3 आदमी एक साथ बोल रहे होते हैं। इंडिया में जब औरतों की किटी पार्टी होती है ना, वो भी आपने देखी होंगी। मैं एक रेस्टोरेंट में था एक दिन, उस किटी पार्टी में 15 औरतें बैठी थी, 15 की 15 बोल रही थी। मैं सोच रहा था सुन कौन रहा है, लेकिन जापानी आदमी को आप देखेंगे ना मीटिंग में, यहाँ पे जब एक आदमी बोल रहा है बाकी सब ध्यान से सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं उनकी बात को। उनको पता है अगर टाइम वेस्ट हो रहा है फिर भी सुनेंगे, क्योंकि ये उनके कल्चर में है। ये डिग्निटी ऑफ वर्क
ये भी उनको बचपन से सिखा दिया जाता है कल्चर के अंदर। बच्चों से स्कूल के अंदर बर्तन भी साफ कराए जाते हैं, उनसे बाथरूम, उनसे उनकी क्लासरूम भी साफ कराई जाती है, सब्जी उगाना सिखाया जाता है। जब वो खुद सब्जी उगा करके खाता है ना, तो वो खाना वेस्ट नहीं करता। और यही सब दिखाई पड़ता है इनके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से लेकर के आज तक। ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी, आप देखिएगा इनकी फैक्ट्री में हर इक्विपमेंट पूरी एफिशिएंसी पे काम करता है, जस्ट इन टाइम। इनका प्रोडक्ट कभी डिले नहीं होगा, इसलिए इनके यहां इन्वेंट्री ब्लॉक नहीं होती। ये नहीं कि फालतू बना के रख दिया, इन्वेंट्री ब्लॉक हो गई तो हाथ में कैश ही नहीं आ रहा क्योंकि जो सारा पैसा इन्वेंट्री में लग गया। बिल्कुल नहीं, ये शुरू से इन चीजों को लेकर के सजग है। ये आज एक और बोनस आपके लिए, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम के बारे में आप जानकारी ले चुके हैं। 1500 रुपए महीने में ऐतिहासिक, अद्भुत, दुनिया का मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम। इससे कम पैसों के अंदर इससे पावरफुल प्रोग्राम दुनिया में कोई नहीं दे सकता। क्यों जानते हैं? मेरे साथ में मिलके आपको ट्रेनिंग कौन देंगे? फोर्ड मोटर्स के ग्लोबल चेयरमैन मिस्टर एल्फ्रेड फोर्ड, जो हेनरी फोर्ड के पोते हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस प्रोग्राम में। वो आपको ट्रेन करेंगे। आरओ में हमारे देश में नंबर 1 केंट है, तो केंट आरओ के चेयरमैन मिस्टर महेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो आपकी ट्रेनिंग करेंगे। मोबाइल में नंबर 1 शाओमी है, तो शाओमी के इस समय सीईओ मनु जैन आपकी ट्रेनिंग करेंगे मेरे साथ मिलकर के। बजाज कैपिटल के चेयरमैन खुद संजीव बजाज मिलकर मेरे साथ आपकी ट्रेनिंग करेंगे। पैकर मूवर्स में अग्रवाल पैकर मूवर सबसे बड़े हैं, मिस्टर रमेश अग्रवाल मेरे साथ आपकी ट्रेनिंग करेंगे। डॉक्टर्स में डॉक्टर देवी शेट्टी, पद्मश्री पद्म भूषण हमारे साथ मिलकर आपको सिखाएंगे। डॉक्टर अरविंद लाल पैथ लैब से आपको हमारे साथ मिलकर सिखाएंगे। हमारे देश का नंबर 1 सर्कुलेटिंग न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल मेरे साथ मिलकर आपकी ट्रेनिंग करेंगे। एक बात बता रहा हूं आपको, यह दुनिया में पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा महाकुंभ तैयार हुआ है जहां करोड़पति अरबपति लोग आपके साथ प्रोफेसर बनकर आपको ट्रेन करेंगे। मेरे वीडियोस के अलावा ये सब लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ में। इसी नंबर पे फोन करके चेक करिए कि और कौन कौन से एंटरप्रेन्योर और कौन कौन से अरबपति मेरे साथ में प्रोफेसर है जो आपको सिखाएंगे। और हां, स्टूडेंट के लिए 750 रुपए महीना, एंटरप्रेन्योर के लिए 1500 रुपए महीना। एक बात तो पक्की है, देश को बदलने की मैंने ठान ली है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।